हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बेटा आप सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई कि आप 2027 में फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं और डॉक्टर बनने वाले हैं। लेकिन बच्चों, डॉक्टर बनने से पहले कुछ चीजों को आपको समझना होगा, कुछ चीजों को सीखना होगा, फिर अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाने होंगे, कुछ अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा, कुछ अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं, ए से लेके जेड तक की सारी कहानी। और कुछ मिनट के अंदर आपको आपके जो ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ दिमाग के ऊपर वो खुलने वाला है और आप एनालाइज कर पाएंगे कि यार हमारी प्रॉब्लम्स कहां हो रही थी और हमें कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि एक साल में आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनना जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, आपके पेरेंट्स के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि बच्चों, भारत में फ्यूचर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की बहुत कमी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे डॉक्टर्स बने और ये प्रॉपर चैनल आपके डॉक्टर बनने के डेडिकेटेड है। इसमें कोई भी अननेसेसरी कंटेंट नहीं आएगा। आपका डॉक्टर बनने के लिए ही जो भी चीजें आएंगी वो रहने वाली है बच्चों। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बच्चों प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, वो ये होती है कि उनको पता ही नहीं है यार कि हम टाइम सेव कैसे करें। तो पहली बात हमेशा रखता हूं मैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स। बेटा अगर आपने चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन करना सीख लिया ना, तो फिर आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। क्योंकि आप यहां पर 100 से ज्यादा घंटे बचा सकते हैं। कितने बचा सकते हैं बच्चों? 100 से ज्यादा घंटे आप यहां पर सेव कर सकते हैं। और यार डॉक्टर बनने के लिए ना आपको कुछ चीजें तो सेव करनी पड़ेगी ना। और सबसे कीमती चीज है टाइम। टाइम कैसे बचाना है मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले जब आप मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप सॉल्यूशंस को भी पढ़ लेंगे। इससे आपके 6 से लेके 8 घंटे बच जाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेटेड टर्म्स कॉमन टॉपिक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बच्चों रिडॉक्स पढ़ रहे थे तो आप उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर कर ले, यहां से भी आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। तीसरे नंबर पर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ केमिकल काइनेटिक्स को कवर करेंगे। पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, मतलब ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक को कवर कर लेंगे, मेजर पार्ट को बच्चों। अच्छा, अगले पे केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक साथ पढ़ेंगे तो यहां पर स्ट्रक्चर्स आपके कॉमन हो जाएंगे, बीबीटी आपकी कॉमन हो जाएगी। तो काफी सारी चीजें यहां पर आपको कॉमन मिलने वाली है। यहां पर भी आप अपना काफी सारा टाइम बचा पाएंगे। क्योंकि बच्चों, जितना ज्यादा टाइम आप बचा पाएंगे ना, उतने ज्यादा क्लोज होंगे सिलेक्शन के और उतने ही जल्दी आप डॉक्टर बनने के करीब पहुंच जाएंगे बच्चों। अच्छा, अगले नंबर पर रखा मैंने थर्मोडायनेमिक्स। जब भी आप पढ़ेंगे तो चाहे फिजिक्स का पढ़े और चाहे केमिस्ट्री का पढ़े, दोनों एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन का खेल है बच्चों, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन का खेल है। और ऐसे ही बच्चों आप थर्मोडायनेमिक्स को निपटाएंगे क्योंकि इसमें एंथैल्पी वाला पार्ट अलग होता है, बाकी सारा पार्ट बच्चों सेम होता है। जीओसी के साथ हाइड्रोकार्बन पढ़ लेंगे बच्चों। जीओसी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के साथ अमाइंस को भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहां से बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बच्चों बहुत ईजी होगा समझना सीखना, और इससे आपका टाइम बहुत सारा बचने वाला है। यहां पर भी आप 10 घंटे के आसपास बचा लेंगे। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के साथ आप एल्डिहाइड कीटोन ओइक एसिड को पढ़ सकते हो। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ओइक एसिड बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर और मिक्स होता है चैप्टर्स का। इक्विलिब्रियम एक सेपरेट चैप्टर है बच्चों। और बायोमोलिक्यूल्स बायो वाले बच्चों का बहुत अच्छा होता है। ये तो मैंने केमिस्ट्री का आपको बता दिया है। ऐसे ही आप अपने टीचर से फिजिक्स का जानेंगे और ऐसे ही आप अपने टीचर से मैथ का जानेंगे। अच्छा, अगर आपके टीचर नहीं बता रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। मैं अपनी कोचिंग में टीचर से ऐसी प्लान बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऐसा प्लान केमिस्ट्री के लिए जो मैंने बताया फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप मुझे बता देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उसको बना के फ्रेम करके पोस्ट करवा दूंगा। तो सबसे पहले नंबर पर, ये मैंने डेमो दिया केमिस्ट्री का, सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए आपका कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स। यार आप 100 से ज्यादा घंटे बचा लेंगे इस कॉम्बिनेशन से। और अगर आपने 100 घंटे बचा लिए ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है बहुत बड़ा अमाउंट टाइम का हमने सेव कर लिया है कोई दूसरे काम करने के लिए, जिससे हम डॉक्टर बनने के और क्लोज पहुंचेंगे। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वो बोलते हैं सर हमें ना एनसीईआरटी कितनी बार रीड करनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। तो बेटा ये बड़ा ही घटिया क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी कितनी बार रीड करनी चाहिए। ये बहुत बेकार क्वेश्चन, वाहियात क्वेश्चन है। एनसीईआरटी रीड करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको, उस पैटर्न पे अगर आप काम करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी चीजें ग्रिप में आ जाएंगी, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपने क्या करा, पहले पेज को स्टार्ट किया पढ़ना, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट किया, पहले पेज में दूसरे पेज में कुछ इंट्रोडक्शन वाली चीजें लिखी होती हैं। उसमें से कोई भी डाटा आपको मिल रहा है तो उस डाटा को एक जगह पर कलेक्ट कर लो। क्या कर लो बच्चों? डाटा को कलेक्ट कर लो। डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने सारी चैप्टर्स को पढ़ा डिटेल में। वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ग्रीन पेजेस हैं, एनसीईआरटी के अंदर रेड पेजेस के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई है, कुछ ग्रीन पेजेस के नीचे पतली पतली लाइन के अंदर लिखी होती है चीजें, कुछ समरी के अंदर लिखी होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको एनसीईआरटी को थ्रू आउट पढ़ लेना है। एक बार एक एक पेज से जो जो डाटा निकल रहा है उस डाटा को लिख लेना है। एक एक पेज से जो जो सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन निकल रही है उस इंफॉर्मेशन को लिख लेना है। जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट बात कौन सी है और कम इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, क्या बात मुझे लिखना चाहिए, क्या बात मुझे नहीं लिखना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो उसका मतलब आप डॉक्टर से बनने से थोड़े से दूर जा रहे हैं। ये बात जब आप एनसीईआरटी पहली बार पढ़ रहे होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यार सिस्प्लेटिन कहां पर यूज होता है, एजेडिटी कहां पर यूज होता है, बहुत सारी चीजें, ड्रग्स के नाम हो गए, दवाइयों के नाम हो गए, और रिएजेंट के नाम हो गए, केमिकल रिएक्शंस हो गई, नेम रिएक्शंस हो गई, बहुत कुछ है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी एक जगह पर। एनसीईआरटी का डाटा एक बार कलेक्ट कर लेना है, जितने भी घंटे लगे फर्क नहीं पड़ता। डाटा कलेक्ट करने के बाद अगेन एंड अगेन उसी डाटा को बार बार लूप में पढ़ना है। एनसीईआरटी बार बार नहीं पढ़नी होती है, ये दिमाग में अपने सेट कर लो। एक बार पढ़ लिया, हर बार पढ़ोगे वही बातें आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब हम बार बार रिवीजन करेंगे। पहली बार हमने एक चैप्टर को 10 से लेके 15 घंटे दिए हैं, नेक्स्ट टाइम उस चैप्टर को सिर्फ 1 घंटा देना है। अगली बार रिवाइज करोगे 45 मिनट्स देने हैं, अगली बार रिवाइज करोगे 30 मिनट्स देने हैं, अगली बार 10 मिनट्स में रिवीजन खत्म कर लेना है। तो एनसीईआरटी का डाटा इकट्ठा करना है, क्योंकि एट द एंड जब आप नीट में बैठ रहे होंगे उस टाइम पर आपको एक चैप्टर एनसीईआरटी का 10 से 15 मिनट में ही खत्म करना है। यह बात ध्यान में रख लेना।
लास्ट में कुछ नहीं होता, लास्ट में फिर आप डॉक्टर भी नहीं बनते हैं, इस बात को भी समझ लेना। शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए और वही शुरुआत आपकी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। तो पहले पर रखा था हमने कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स, दूसरे पर रखा था हाउ टू रीड एनसीईआरटी, आपको बातें समझ में आ चुकी है। तीसरे नंबर पे लिखा है सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चे पूछते हैं हमसे, ऑफलाइन के अंदर भी पूछते हैं कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने करें, कितने क्वेश्चंस करें, कहां से क्वेश्चंस करें, कौन सी बुक लें, कौन से बुक ऑथर्स को पढ़ें। तो बच्चों मैं बता देता हूं आपको, नीट का पेपर एक्चुअली में ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाया जाता है और कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर मुश्किल डाले जाते हैं। तो हर बच्चे को मैं बोलता हूं, कोई भी आप एक बुक ले लो, कोई भी बुक है ना, कोई भी बुक ले लो आप एक, जो आपके टीचर ने आपको रिकमेंड की हो। अगर आपके टीचर ने आपको रिकमेंड नहीं की है तो आप ये भी कमेंट करके बता दें, मैं आपको बेस्ट बुक्स बताऊंगा और एक ही एक बुक बताऊंगा और उस बुक से आपका काम बन जाएगा, ध्यान रखिए। अच्छा, अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चाहिए, तो बच्चों नरेंद्र अवस्थी सर की ले सकते हो बुक, ठीक ठाक है, और डॉक्टर पी बहादुर सर की भी ले सकते हो, दोनों ही बुक्स ठीक ठाक है। ऑर्गेनिक के अंदर हिमांशु पांडे ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ना। और इनऑर्गेनिक के अंदर बच्चों वीके जायसवाल सर की ले सकते हो, मैंने बुक्स की बात बता दी है। लेकिन 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 अगर आप किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हो तो कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं आपको? नोट्स ही पढ़ने हैं थ्योरी के लिए। अगर आप बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ते हो तो आपने नोट्स बना रखे होंगे, उन नोट्स को पढ़ना है, या बना लो, जो बना लोगे उनको पढ़ लो। तो तीन बातें बोली, पहले किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हो तो कोचिंग के नोट्स, या फिर आप नोट्स बना रखे तो उन्हीं नोट्स को पढ़ लो, नहीं बना रखे तो एक बार पढ़ के बना लो नोट्स। बार बार आप नोट्स नहीं बना सकते, एट द एंड आप नोट्स नहीं बना सकते। ये तो होगी थ्योरी की बात। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कौन सी होगी बच्चों? देखो, आपको बेसिक्स करने हैं और बेसिक्स के साथ तो आपको कंपटीशन मतलब नीट भी देना है, तो एनसीईआरटी आप फिंगर टिप से ले सकते हैं। एनसीईआरटी फिंगर टिप से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे तगड़े वाले। उसके बाद अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो वहां का मॉड्यूल सॉल्व करें एक बार। उसके बाद एनसीईआरटी के पीवाई मतलब जो पीवाईक्यूज थे नीट के, ये सबसे लास्ट में करा करें या सिर्फ देख लिया करो, क्योंकि नीट के पीवाईक्यू आपको देखने से ही हो जाएंगे। लेकिन 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 एक बात मैं और ऐड कर रहा हूं, आपको क्या करना है बच्चों, जेई मेंस के, अब कहोगे सर नीट के अंदर आप मेंस कहां से ले आए हो, जेई मेंस के 5 साल के पीवाईक्यू करने ही करने हैं और उन पीवाईक्यूज को डिटेल में सीखना है। कैसे सीखना है? डिटेल में सीखना है, ताकि 19-20 क्वेश्चन अगर हैवी भी हुआ 2027 में तो हम वहां पे रोने ना लगे। तो रोना नहीं आपको, और कब तक नहीं रोना? जब तक आप एक सीट नहीं ले लेते तब तक नहीं रोना है। तो कहने का मतलब क्या था, जेई मेंस के 5 साल के पीवाईक्यू करने हैं आपको, जब भी आप चैप्टर कवर कर ले तब उन पीवाईक्यूज को सीखना है, समझना है, एनालाइज करना है, और ऐसे क्वेश्चंस जो बने हैं पीवाईक्यूज में उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार तमीज से सीख लेना है। और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स लगा सकते हो और नीट के पीवाईक्यू लगा लो। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आप कंफ्यूज हो, इतनी बातें मैंने बताई, इन बातों से भी आप कंफ्यूज हो, तो आप कमेंट करके बता दें। मैं हर एक चैप्टर का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। वही 50 क्वेश्चन आपको करने हैं उस चैप्टर के अंदर। वो जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा वो बच्चों वैरायटीज पर डिपेंड होंगे। मतलब एक चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक है सपोज करो, और उस टॉपिक में से 8 से 10 क्वेश्चन की फ्रेमिंग करी जा सकती है। मतलब 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं एक टॉपिक से, तो वो मैं 8 से 10 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके दे दूंगा। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन का सोर्स क्या होना चाहिए? तो जेईई मेंस के 5 साल के पीवाईक्यू होने चाहिए। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जैसी बुक बेसिक बुक्स है, इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप खरीद सकते हो, ये आपके बोर्ड्स में भी काम आ जाएगा और कंपटीशन के लिए बेसिक तैयार करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है बच्चों। और उसके बाद आपके पास कोई मॉड्यूल पड़ा है किसी भी कोचिंग का तो उसको कर लो, और अगर मॉड्यूल नहीं पड़ा है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको 50 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। ध्यान रखिए बच्चों। चलो, अब होता है परफेक्ट टाइम फॉर स्टडी। सबसे बड़ा मिथ कि आप सुबह पढ़ लो, आप दोपहर में पढ़ लो, आप शाम को पढ़ लो, आप रात को मत पढ़ो, या फिर आप सुबह मत पढ़ो, मैं सुबह भूल जाता हूं, मैं फिर भी लोग मुझे घर में बोलते हैं पढ़ने के लिए, पेरेंट्स बोलते हैं कि सुबह पढ़ो। तो बच्चों मैं बता देता हूं, आज की टाइम की जनरेशन के लिए कोई भी परफेक्ट टाइम पढ़ने का बचा ही नहीं है। तो फिर आप पढ़े कैसे? सिलेक्शन तो लेना है। तो बच्चों जब आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, क्या बोला? जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो, है ना, जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप उस टाइम पर पढ़ने का स्टार्ट करें। क्या बोला मैंने? जब आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, आप एनर्जेटिक हो, आप कॉन्फिडेंट हो, उस टाइम पर पढ़ने की कोशिश करो और उसी टाइम पर आपको पढ़ना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो कभी मन ही नहीं करता कि हम पढ़ें। तो बच्चों आप कभी डॉक्टर भी नहीं बन सकते, है ना, ये बड़ा सीधी सी बात है। अगर आपका मन नहीं करता तो आप डॉक्टर भी नहीं बन सकते। ध्यान रखिए, पढ़ने का कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। मुझे शाम को पढ़ने में अच्छा लगता है, मैं शाम को पढ़ूंगा। मुझे सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है, मैं सुबह पढ़ूंगा। मुझे रात को पढ़ने में अच्छा लगता है, मैं रात को पढ़ूंगा। मुझे दोपहर में पढ़ने में अच्छा लगता है, मैं दोपहर में पढ़ूंगा। लेकिन 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 जब पढ़ूंगा तो 100% एनर्जी के साथ पढ़ूंगा और 100% यूटिलाइज करूंगा और 100% उस टॉपिक में रिजल्ट लाऊंगा। ये वाली कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। 100% फोकस होकर पढ़ेंगे, 100% एफिशिएंसी के साथ क्वेश्चंस करेंगे, चीजों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे। और जो टॉपिक मैंने एक बार पढ़ लिया, जो भी टॉपिक पढ़ लिया, अब उस टॉपिक में किसी माई के लाल की दम नहीं है कि जो मेरा उस टॉपिक में से क्वेश्चन गलत करवा दे। ऐसे वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ने का कोई, मैं अगर मैं बोल दूं आपको कि भैया सुबह पढ़ लो 4 बजे, दिमाग बहुत एक्टिव होता है दिमाग एक्टिव, लेकिन सबका नहीं होता। तो हमें तो सबके रिस्पेक्ट में बात करनी है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कब आपको पढ़ना है। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। अगला टॉपिक क्योंकि यही है, नंबर ऑफ घंटे कितने पढ़ने हैं, नो मैटर।
बहुत सारे टीचर कहेंगे 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, 14 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे पढ़ लो, टॉपर 6 घंटे पढ़ते हैं। भैया क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है दूसरे कितने घंटे पढ़ते हैं उससे मुझे क्या फर्क पड़ना है भाई, मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं। तो मैंने जो टारगेट लिया था कि मुझे इस वीक के अंदर एक टॉपिक या एक चैप्टर कवर करना है, वो मुझे कवर करना है। मैंने टारगेट लिया आज मुझे एक टॉपिक कवर करना है, वो कवर करना है। मैं फिजिक्स में पीछे चल रहा हूं, मैं फिजिक्स कवर करूंगा, ज्यादा टाइम दूंगा। मैं बायो में पीछे चल रहा हूं, मैं बायो कवर करूंगा, ज्यादा टाइम दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी चीज में भी पीछे चल रहे हैं, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं है ना। आप किसी चीज में पीछे चल रहे हैं, मैटर ही नहीं है। आपको करना क्या है, जिस चीज में मैं पीछे चल रहा हूं उस चीज को मुझे कंप्लीट कर लेना है। बस कितने घंटे में फर्क होगा वो चीज कंप्लीट फर्क नहीं पड़ता। 4 घंटे पढ़ना पड़े पढ़ लो, 6 पढ़ना पड़े पढ़ लो, 10 पढ़ना पड़े पढ़ लो, 20 भी पढ़ना पड़े, क्या फर्क पड़ता, पढ़ लो। एक दिन मत सो, अगले दिन पर सो लेना। तो जो भी चीजें आपकी टारगेटेड फॉर्म में है, टारगेट की हुई है, उन सारी चीजों को आप उसी वे में पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे, पढ़ना जरूरी है और आपका टारगेट्स अचीव होने जरूरी हैं। घंटे मैटर नहीं करते, टाइम मैटर नहीं करता। कुछ कहेंगे आपको एक हफ्ते में 100 घंटे पढ़ लो, कुछ कहेंगे 75 घंटे पढ़ लो, कुछ कहेंगे 50 घंटे पढ़ लो। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, जो मुझे काम करना था वो मेरा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए मुझे जितने घंटे पढ़ने पड़े पढ़ूंगा, रात दिन एक करके पढ़ना पड़े पढ़ूंगा, नहीं सोने दूंगा नहीं सोऊंगा। सीधी सीधी बात यह है, तभी आप डॉक्टर बनेंगे बच्चों। जिद होनी चाहिए यार। अगर आप अपने आप को एक्सक्यूज देते रहेंगे ना, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, या शाम को पढ़ लूंगा, सुबह पढ़ूंगा, तो बेटा कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। नए लोगों के सामने बहाने बनाओ जो जानते नहीं कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो बेटा नो एक्सक्यूज। फिर आती है बात कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं। आप लोगों से अगर मैं बोलता हूं शॉर्ट नोट्स बना लो, तो गूगल पर बच्चा जाता है, किसी का शॉर्ट नोट उठाता है, चोरी करता है और बोलता है सर देखो मैंने बना लिए। वो हम ही लोगों को पढ़ाने लगते हैं बच्चे कोचिंग में कि सर देखो मैंने तैयार कर लिया, मैंने बहुत पढ़ा है। तो बेटा ध्यान रखना, टीचरों को उल्लू नहीं बनाना है, आप खुद उल्लू बन जाओगे। अदरवाइज बेटा आपको सिलेक्शन कराना है ना, तो शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर में आप 100 से 80 से 100 पेज लिखते हो। ऐसे आपके पास 90 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो यार इतना सारा पढ़ना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लास्ट के टाइम पे। तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना होता है, तो NCERT का डाटा लिखना है। अच्छा, जेईई मेंस के PYQ किए हैं आपने, उन PYQ से कुछ नई बातें सीखी हैं, उनको लिखना है आपको। आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, उन टॉपिक्स में जो बातें आप भूल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं, उनको लिखना है। जो चीजें आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं उनको लिखना है। जिन चीजों में आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है उन बातों को लिखना है। ये सारी बातों को लिखना है। फॉर्मूले सीट से लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, ट्रिक्स लिखने हैं, ये सारी बातें लिखनी है आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर। एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स किसी बच्चे के 2 पेज में हो सकते हैं, किसी के 4 में हो सकते हैं, किसी के 5 में हो सकते हैं, किसी के 8-10 में भी हो सकते हैं। डजंट मैटर, आप लिखो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हो, कितना समझते हो। वो बातें बिल्कुल नहीं लिखनी जो बहुत आसान है, वो बातें लिखनी जो मैंने बताई हैं। ध्यान रखेंगे, यही तो सारी चीजें आपके पेपर में आती हैं भाई, पेपर में यही चीजें आती हैं सारी। तो शॉर्ट नोट्स का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो 100 पेज में लिखे हो ना, वो 4 से 5 पेज में आप रिवाइज कर लोगे, आपका दिमाग सारी चीजें रिकॉल कर लेगा। अब बात आती है सर हम पेपर देते हैं लेकिन हम ना एनालाइज नहीं करते। एनालाइज नहीं करोगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सपोज करो आपने एक पेपर दिया और कितने मार्क्स का दिया, 720 मार्क्स का दिया, प्रैक्टिस पेपर दिया, 600 आ गए आपके, 120 मार्क्स नहीं आए आपके, ये गलती हो गई। तो आप अपने आप से पूछो गलती क्यों हुई, वाई। समझना, क्या पूछेंगे, गलती क्यों हुई, वाई। फिर आपको समझ में आएगा अच्छा गलती इसलिए हुई क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा। फिर पूछो वाई, क्यों नहीं मैंने पढ़ा। फिर आपको समझ में आएगा कि मैं गेम खेल रहा था या मैं बर्थडे पार्टी में गया था। फिर यहाँ पे लिखो क्यों गए थे बर्थडे पार्टी में, क्योंकि आपको तो डॉक्टर बनना है ना, या कहीं आपने क्यों करा। जब ये 2 से 3 बार क्यों जोड़ लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ढक्कन खुल जाएगा आपका और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेपर के अंदर जो मिस्टेक्स हुई, जिस टॉपिक से हुई, क्यों हुई, और जिस टॉपिक की जो प्रॉब्लम हुई, जो प्रॉब्लम गलत हुई वो क्यों हुई, और नेक्स्ट टाइम उस प्रॉब्लम को गलत नहीं होने देना है, ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है। 120 मार्क्स जो आपके गलत हुए, जो भी टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं, आप ध्यान रखना यही टॉपिक्स आपके नीट में भी गलत होंगे, यही टॉपिक्स आपके हर जगह गलत होंगे। बार बार अगर सेम टॉपिक गलत होता रहा और आपने रिवाइज नहीं किया उस टॉपिक को एनालाइज नहीं किया, उस टॉपिक के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं किए, तो फिर आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। ध्यान रखना। तो पेपर का एनालाइज करना, उसकी मिस्टेक्स को सीखना, उसकी मिस्टेक्स को समझना, उसकी मिस्टेक्स को लिखना, अपने उसकी मिस्टेक्स को शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करना, यही सबसे बड़ा मेन रीजन है जिसकी वजह से लोगों के सिलेक्शन होते हैं। जिन लोगों ने जितनी अच्छी तरीके से पेपर को एनालाइज किया है, उन लोगों का उतने आसानी से सिलेक्शन हुआ है, और वही लोग बोलते हैं कि पेपर इजी था, बाकी सारे लोग बोलते हैं कि पेपर डिफिकल्ट था। और अगर आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, सारी बातों को एक बार सीखो, समझो, एनालाइज करो, अपने दिमाग में उतारो। उसके बाद आपको चीजें जो मजा आने वाली है बच्चों, वो बहुत ही अलग लेवल की आने वाली है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं। कोई ऐसे ही कुछ नहीं बन रहे, छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट जरूर करें। और बच्चों ध्यान रखें, आपको डॉक्टर बनना है, कौन सा कॉलेज आपको चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि उन कॉलेजों को हम डिटेल में और कवर कर सकें।